हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। तो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो हम अध्याय 2 लेकर आए हैं, जो कि भूगोल का है। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 2 भूगोल का यहाँ पर क्या कहते हैं। अध्याय 2 है भूमि, मृदा, जल व प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। प्रश्न नंबर 1 है पहाड़ी भूभाग में आने वाली प्राकृतिक आपदा है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी और बाढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूस्खलन। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है कितना? 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर या 150 लीटर। तो यह 150 लीटर करता है। कितना करता है? 150 लीटर। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवन जल उपलब्ध है। कौन सा? लगभग 1%, लगभग 3%, लगभग 2%, लगभग 10%। तो मानव उपयोग के लिए लगभग 1% ही जल पृथ्वी पर उपलब्ध है। फिर है प्रश्न नंबर 4 वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते, वन मृदा को क्षरण करने को रोकते हैं, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते। तो इसका सही नंबर होगा 1, 2 और 4। तो हमने यहाँ सी नंबर का ऑप्शन जो है वह सही है इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में कहा गया भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, जलवायु की असमानता। तो भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है बी नंबर बढ़ती जनसंख्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक प्राकृतिक क्षेत्र है। खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा उपजाऊ बनाता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है। यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया हमें। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने का उपाय लिखिए। भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, शैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1 भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय देखिए। मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वैदिक फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। रचक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है और चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। धरातल पर कितने रूपों में पाया जाता है। तो धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों की झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल बाष्प के रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका विश्व के कौन कौन से जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वनों से होने वाले लाभ लिखिए। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 12 को लिख दिया।
फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया। वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते। फिर घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटोली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। और टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेश में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। फिर है प्रश्न नंबर 14, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एवं अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान व मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, CITES के पूर्ण रूप से लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। उसके बाद इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्र की सरकारों के बीच होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा गया, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो मृदा परिच्छेदिका है उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए यह मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र जिसमें ह्यूमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा दी हुई है, फिर बालू गाद क्ले के साथ अपमृदा ये, और फिर अपक्षय चट्टानी पदार्थ, और यह जनक चट्टान है। तो यह मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है, इस चित्र में वेदिका फार्म, यह चित्र क्या दर्शाता है, वेदिका फार्म, इसे हम क्या कहेंगे, उपरोक्त चित्र वेदिका फार्म दर्शाता है। फिर अगला, यह चित्र किस विधि की कृषि करता है, यह चित्र किस विधि की कृषि करता है। तो यह चित्र वेदिका विधि की कृषि करता है। और यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाया जाता है। तो यह फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पूर्ण कर दिया है। इसे आप आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।